नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में विधानसभा के बारे में हमने सारी बातें जान ली थी, अर्थात राज्य की व्यवस्थापिका हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके थे। पिछली ही क्लास में मैंने आपको यह बता दिया था कि हम लोग जो चर्चा करने वाले दोस्तों वो राज्य की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और राज्य की न्यायपालिका में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? तो राज्य की न्यायपालिका में हमको हाईकोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाईकोर्ट पढ़ना है, अर्थात उच्च न्यायालय पढ़ना है। तो जैसा कि आपने केंद्र में, ध्यान से सुनना, जैसा कि आपने केंद्र में क्या पढ़ा? केंद्र में ये पढ़ा कि केंद्र की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो राज्य की न्यायपालिका में आप क्या पढ़ोगे? हाईकोर्ट पढ़ोगे दोस्तों। क्या पढ़ोगे? हाईकोर्ट पढ़ोगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उच्च न्यायालय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उच्च न्यायालय की बात करेंगे, अर्थात हाईकोर्ट की चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो सुन लीजिएगा, हाईकोर्ट के बारे में भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? तो साथियों, सबसे पहले तो संविधान का अनुच्छेद 214। संविधान के कौन से आर्टिकल साथियों? आर्टिकल 214 अर्थात अनुच्छेद 214 में, है ना, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 214 में यह लिखा हुआ है साथियों कि भारत के प्रत्येक राज्य में, ध्यान से सुनना दोस्तों, अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, ध्यान से सुनना, भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, कौन से प्रदेशों में दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होंगे? अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे। भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्या होंगे? हाईकोर्ट होंगे। ऐसा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों? अनुच्छेद 214 कहता है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 214 में तो यह लिख दिया कि भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होंगे, अर्थात अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे साथियों। तो अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे, तो ऐसा संविधान का अनुच्छेद 200 कौन सा कहता है? अनुच्छेद 214 कहता है। अब इसका मतलब अनुच्छेद 214 के अनुसार तो भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्या होने चाहिए साथियों? हाईकोर्ट होने चाहिए। और अलग अलग हाईकोर्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ साथियों, क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ साथियों कि भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होने चाहिए। तो आज की स्थिति में हाईकोर्ट कितने होने चाहिए? जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसके अनुसार सारे राज्य और हाईकोर्ट होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट होने चाहिए। अब आपको भली भांति पता होगा साथियों कि अपने भारत में राज्य कितने वर्तमान में? भारत में राज्य कितने साथियों? भारत में राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश आज की स्थिति में कितने? 8। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की टोटली संख्या मिलाई जाए, ध्यान से सुनना, अगर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की टोटली संख्या मिलाई जाए तो 28 और 8 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 28 और 8 कितने होते हैं साथियों? 36 होते हैं, है ना? क्या होते हैं? 36 होते हैं। लेकिन आज की स्थिति में, अभी मैं बताऊंगा आपको, वर्तमान में आज की स्थिति में भारत में टोटली हाईकोर्ट कितने हैं? भारत में आज की स्थिति में भारत में टोटली हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25। ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा। वर्तमान में भारत में टोटली हाईकोर्ट कितने हैं? 25 है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अनुच्छेद 214 तो कह रहा है भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होने चाहिए। इसका मतलब तो 28 और 8 36 हाईकोर्ट होने चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट आज की स्थिति में कितने हैं? आपको भली भांति पता होगा साथियों, हाईकोर्ट आज की स्थिति में 25 ही है। तो फिर आप बोलोगे मेरे से, क्या बोलोगे? कि ये तो संविधान का उल्लंघन है। फिर ये तो क्या हो रहा है? ये तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है ना। आप कहते हो कैसे हो रहा है उल्लंघन? उल्लंघन ऐसे हो रहा है कि भाई प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग तो 36 हाईकोर्ट होने चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? हाईकोर्ट की संख्या तो 25 ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उल्लंघन हो नहीं सकता है साथियों। इस उल्लंघन को बचा दिया संविधान के अनुच्छेद 230 में। ध्यान से सुनना पहले, अब यहां पर 214 के बाद मैं सीधा 230 क्यों लिख रहा हूं? ध्यान से सुन लेना। अनुच्छेद 230 में इन्होंने क्या लिख दिया कि भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार,
भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार, हाईकोर्ट का विस्तार, भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार किसके लिए? संघ शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है। भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है, प्रदेशों के लिए किया जा सकता है। ऐसा संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों? आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230 कहता है। क्या कहता है? कि भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, क्या हुआ, कि भारत के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुद का हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है, तो भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब राज्य वाला हाईकोर्ट है ना, वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य कर सकता है ना। एक राज्य का हाईकोर्ट है जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों का खुद का हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 230 कहता है। आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230 कहता है। क्लियर? खुद का हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब, चलो आप कहते हो केंद्र शासित प्रदेशों का खुद का होना कोई जरूरी नहीं है, राज्य वाला काम कर देगा। तो आज की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8, घटा दो 8। राज्य कितने? 28। तो फिर 28 तो हाईकोर्ट होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का तो अपना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट कितने? 25 है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों का खुद का हटा देना और आपको पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में आपसे प्रश्न पूछ ले कि फिर तो 28 होना चाहिए, फिर भी 25 है, फिर भी संविधान का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो इस उल्लंघन को भी दोस्तों इन्होंने बचाया, और इस उल्लंघन को कौन से अनुच्छेद में बचाया? अब ध्यान से सुन लेना, इस उल्लंघन को बचाया संविधान के अनुच्छेद 231 में। ध्यान से सुनना, संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 में। और अनुच्छेद 231 में क्या लिखा साथियों? अनुच्छेद 231 में लिखा, भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार, राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार, एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार अन्य राज्यों के लिए, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार अन्य राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए किया जा सकता है। ध्यान से सुन लेना, अन्य राज्यों के लिए किया जा सकता है। हाँ, इसका मतलब यह हो रहा है कि अनुच्छेद 231 कह रहा है कि भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार अन्य राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्टिकुलर राज्य का अपना हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर राज्य का अपना खुद का हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। तो एक राज्य वाला हाईकोर्ट अन्य राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 231 कहता है। तो इसका मतलब 231 और 230 इससे पहले पढ़ा, दोनों को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकला, जरा ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 230 व 231 को पढ़ने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का खुद का हाईकोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 230 तो कहता है कि एक राज्य वाला हाईकोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य कर सकता है, और अनुच्छेद 231 कहता है कि एक राज्य का हाईकोर्ट अन्य राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि राज्य का हाईकोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी और एक राज्य का हाईकोर्ट अन्य राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। पर्टिकुलर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होने कोई जरूरी नहीं है। क्लियर दोस्तों? ये बातें आप अनुच्छेद 230 और 231 को पढ़ने के बाद याद रखना। इसीलिए आज की तिथि में साथियों आपको बता देना चाहता हूं, वर्तमान में भारत में, ध्यान से सुन लेना, आज की तिथि में वर्तमान में भारत में कितने, वर्तमान में भारत में कुल, वर्तमान में भारत में कुल कितने, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान में भारत में टोटली हाईकोर्ट कितने दोस्तों? 25 हाईकोर्ट है। कितने? 25, 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, पहले 23 थे, 3 मार्च 2013 में बने। कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मार्च 2013 में बने।
और 21 और 3 कितने हो गए 24, और एक बना साथियों 1 जनवरी 2019 को, और 1 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट कौन सा बना गुवाहाटी, अरे सॉरी 1 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट बना अमरावती, है ना। और अमरावती किसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना था 2014 में तेलंगाना। अब तेलंगाना को तोड़कर आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का कॉमन हाईकोर्ट रहा था 2019 तक तो हैदराबाद। अब हैदराबाद कहां चला गया तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश के लिए नए हाईकोर्ट का गठन किया, वो किया अमरावती। क्लियर दोस्तों, ये बातें याद रखना। और अमरावती आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना 1 जनवरी 2019 को, और 1 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट बना, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट आज की तिथि में कितने हो गए 25, ठीक है। और 25 हाईकोर्ट है, लेकिन आपको पूछ ले साथियों, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछना संभावित है। और प्रश्न क्या पूछेगा जरा वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने कहा आप कहते हो कि आज की तिथि में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटली मिलाए जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं 36 होते हैं। कितने होते हैं 36, लेकिन हाईकोर्ट कितने 25 है। तो इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि भारत में कुछ तो संयुक्त हाईकोर्ट है, कुछ तो ज्वाइंट हाईकोर्ट है ना, तभी तो काम चल रहा है। अन्यथा ज्वाइंट नहीं होते तो हाईकोर्ट की संख्या 28 होनी चाहिए, सॉरी 36 होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट 25 है तो ज्वाइंट हाईकोर्ट है। इसीलिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा साथियों कि वर्तमान में भारत में कितने संयुक्त उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में कितने संयुक्त उच्च न्यायालय है, ज्वाइंट हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट की संख्या पूछ ले तो 25, लेकिन वर्तमान में भारत में आज की तिथि में, ध्यान से सुन लेना साथियों, वर्तमान में भारत में 7 संयुक्त उच्च न्यायालय है। कितने 7 संयुक्त उच्च न्यायालय है, जॉइंट हाईकोर्ट है। कितने 7, ये 25 प्लस 7 मत समझना, ये 25 प्लस 7 मत समझना, तो 25 में ही 7 ऐसे हैं जो एक से अधिक के लिए काम करते हैं, है ना। 25 में ही 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक के लिए काम करते हैं, अर्थात तो वो क्या है जॉइंट हाईकोर्ट है, संयुक्त उच्च न्यायालय है। क्लियर, तो 7 क्या है दोस्तों संयुक्त हाईकोर्ट है, संयुक्त उच्च न्यायालय आपके कितने 7 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 संयुक्त उच्च न्यायालय है, तो आपको एक तो आंकड़ा पता चल गया 7 है। तो आपसे प्रश्न यहां से एक और पूछने का तरीका है, और वो क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त उच्च न्यायालय नहीं है, या सम्मिलित करो, या फिर मिजोरम राज्य कौन से हाईकोर्ट के नियंत्रण में। ऐसे संयुक्त उच्च न्यायालय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो उसका आंसर देने के लिए एक ही तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका क्या अपनाना पड़ेगा कि 7 के 7 संयुक्त उच्च न्यायालय याद होंगे, तभी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और अब 7 संयुक्त उच्च न्यायालय तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। मैं यहां पर नोट लगा के लिख रहा हूं कि वर्तमान में संयुक्त हाईकोर्ट क्या है निम्न है। संयुक्त हाईकोर्ट क्या है निम्न है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 लिख रहा हूं, यहां पर सुनते रहना। नंबर 1 लिख रहा हूं, वो है आपके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए एक ही हाईकोर्ट है साथियों। और वो हाईकोर्ट जिसका मुख्यालय कहां पर है, यहां पर मुख्यालय लिख रहा हूं चंडीगढ़। अब आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए एक जगह हाईकोर्ट काम कर रहा है। दूसरा संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है साथियों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ कौन है, गोवा। गोवा के साथ कौन है, दमन व दीव और दादर नागर हवेली। अब और लिख रहा हूं, इसका मतलब अलग मत समझना, क्योंकि दमन और दीव और दादर नागर हवेली, दमन व दीव दादर नागर हवेली, अब ये एक ही है, ध्यान रख लेना। क्या एक ही है, दमन और दीव और दादर नागर हवेली के बीच मैंने डैश भी नहीं लगाया। क्यों,
क्योंकि दमन और दीव और दादर नगर हवेली का विलय कर दिया। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, लेकिन अभी दोनों क्या है, एक ही है। दमन और दीव और दादर नगर हवेली का विलय कर दिया, तो अब महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव और दादर नगर हवेली के लिए एक ही हाईकोर्ट है, और वो हाईकोर्ट कौन सा है साथियों, मुंबई। वो हाईकोर्ट कौन सा है, मुंबई। ठीक है, इन सब की सुनवाई एक जगह ही होती है, वो होती है मुंबई में। क्लियर। नंबर तीसरा संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा साथियों, यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने। नंबर तीसरा संयुक्त हाईकोर्ट है अपने असम। असम के साथ कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के साथ है मिजोरम। मिजोरम। और मिजोरम के साथ कौन है, नागालैंड। मिजोरम के साथ कौन है, नागालैंड। यानी कि इन चारों की सुनवाई एक जगह ही होती है। इन चारों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट है, जॉइंट हाईकोर्ट है। कौन कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, है ना। और इनका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इनका मुख्यालय है गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पर है, आपको पता ही है, असम में। गुवाहाटी कहां पर है, असम में। नंबर चौथा संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल के साथ कौन है, पूछ ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय एक जगह ही है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय एक जगह, दोनों की एक जगह सुनवाई होती है, संयुक्त हाईकोर्ट है। और वो कहां पर है दोस्तों, कोलकाता में। अब कोलकाता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। क्लियर। नंबर पांचवा संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों, केरल, है ना। और केरल के साथ किसको डाला हुआ है, केरल के साथ है लक्षद्वीप। केरल के साथ कौन है, लक्षद्वीप। और केरल और लक्षद्वीप दोनों के हाईकोर्ट का मुख्यालय कहां पर है, एर्नाकुलम। अब ध्यान से सुन लेना, एर्नाकुलम। और ये एर्नाकुलम हाईकोर्ट का मुख्यालय है। एर्नाकुलम कहां पर है, केरल में। हाँ, वैसे आपको पता होगा दोस्तों कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन केरल हाईकोर्ट का मुख्यालय कहां पर है, एर्नाकुलम में। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर है, वैसे ही। क्लियर है। नंबर 6 संयुक्त हाईकोर्ट कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के साथ कौन है, तमिलनाडु के साथ है पुडुचेरी। तमिलनाडु के साथ कौन है, पुडुचेरी। और दोनों का मुख्यालय कहां पर है, पूछ ले तो चेन्नई में। दोनों का मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में। और अंतिम संयुक्त हाईकोर्ट बच गया कौन सा, अंतिम बच गया अभी अभी नया जो बना वो, जम्मू कश्मीर। आप कहते हो नया कौन सा बन गया, अरे जम्मू कश्मीर नया नहीं बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक संयुक्त हाईकोर्ट के रूप में नया उभर के आया सामने। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तोड़कर एक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया है। कौन कौन से का दोस्तों, है ना। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। और क्या किया साथियों, और यह किया कि इससे जम्मू कश्मीर से तोड़कर लद्दाख नामक नए केंद्र शासित प्रदेश का भी गठन किया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का ही, आप कहते हो दोनों का ही क्या, दोनों का ही दोस्तों क्या, हाईकोर्ट एक ही है। और उसका मुख्यालय कहां पर है, श्रीनगर में। कहां पर है, श्रीनगर में। क्लियर। ये आज की तिथि में आपके, मैं कह रहा हूं कितने संयुक्त हाईकोर्ट है, 7। अब 7 संयुक्त हाईकोर्ट कौन कौन से, मैंने आपके सामने एक एक करके लिख दिए सारे के सारे, कि ये वर्तमान में 7 संयुक्त हाईकोर्ट है। क्लियर दोस्तों। तो अनुच्छेद 214 तो कहता था भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग हाईकोर्ट होंगे। 230 ने कहा एक हाईकोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी किया जा सकता है। और 231 ने कहा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। और वर्तमान में संयुक्त हाईकोर्ट कितने, 7 है। हाईकोर्ट टोटली कितने, 25 है। संयुक्त हाईकोर्ट कितने पूछ ले तो 7 है। ठीक है दोस्तों, ये बातें बहुत अच्छे से याद रख लेना। फिर बढ़ते हैं आगे साथियों, और बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 214 के बाद अनुच्छेद 215 की। आर्टिकल 215, अनुच्छेद 215 की। अब अनुच्छेद 215 में क्या लिखा हुआ है साथियों, अनुच्छेद 215 में लिखा हुआ है उच्च न्यायालय,
ध्यान से सुनना साथियों, उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय। उच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय साथियों? अभिलेखीय न्यायालय। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय? अभिलेखीय न्यायालय। अब अभिलेखीय का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय भी अभिलेखीय का अर्थ बताया होगा साथियों, है ना। आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 कहता है, आर्टिकल 129, है ना। और हाईकोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 215 कहता है। अब अभिलेखीय का मतलब क्या हुआ कि अभिलेखीय का मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट के द्वारा भी जितने भी प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं उन सभी निर्णय का क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड। और सभी के सभी अधीनस्थ न्यायालय उसके निर्णय की क्या करेंगे? पालना करेंगे। सभी के सभी अधीनस्थ न्यायालय उसके निर्णय की क्या करेंगे? पालना करेंगे। क्लियर। और नंबर दूसरी बात है कि अगर कोई निर्णय की पालना न करे तो उसको न्यायिक अवमानना के तहत क्या किया जाएगा साथियों? दंडित किया जाएगा। उसको न्यायिक अवमानना के तहत क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 215 कहता है। तो उच्च न्यायालय भी एक कैसा न्यायालय होगा? अभिलेखीय न्यायालय। फिर अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216। अब 216 में क्या लिखा हुआ साथियों? 216 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति भारत में नए हाईकोर्ट का गठन कर सकता है ना। राष्ट्रपति भारत में हाईकोर्ट का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति भारत में हाईकोर्ट का गठन कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 216 कहता है। और अनुच्छेद 216 में ही हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है ना। और अनुच्छेद 216 में क्या लिखा हुआ है? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास दोस्तों? अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों? अनुच्छेद 216। तो 216 में नए हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है। नए हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 216 में दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करेगा। तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 216 कहता है। क्लियर दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर और बात करते हैं अनुच्छेद 217 की। किसकी बात करते हैं साथियों? अनुच्छेद 217 की। अब ध्यान से सुन लेना साथियों, अनुच्छेद 217 में आपको 3 बातें याद रखनी है। अनुच्छेद 217 में आपको कितनी बातें याद रखनी है? 3, है ना। कौन कौन सी बातें? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 217 में, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 217 में, और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी अनुच्छेद 217 में। नियुक्ति, योग्यता और हटाना तीनों ही अनुच्छेद 217 में ही है साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर दूं आपके अनुच्छेद 217 में कौन से बात की? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। योग्यताएं यानी कैसे व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 217 में अब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1 योग्यता क्या है साथियों? नंबर 1 योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्लियर। नंबर दूसरी योग्यता क्या है साथियों?
नंबर दूसरी योग्यता क्या है? तो नंबर दूसरी योग्यता में ध्यान रखना, दो योग्यता है, दो में से किसी एक का पालन करना जरूरी है। और दूसरी योग्यता क्या है कि वह कम से कम, ध्यान से सुनना, वह कम से कम 10 वर्षों तक, ध्यान से सुन लेना, कम से कम 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का, राज्य न्यायिक सेवा का क्या अधिकारी रह चुका हो। राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो। क्लियर? एक तो भारत का नागरिक है और कम से कम 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? है ना, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी का मतलब क्या हुआ? राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी का मतलब यह हुआ, जैसे राजस्थान में आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, तो राज्य न्यायिक सेवा अधिकारी, है ना, अगर 10 वर्षों तक आरजेएस रह चुका है और भारत का नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है? हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश बनने के पात्र है। क्लियर? अब यहां पर दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि हमसे प्रश्न पूछते समय यहां पर एक हमसे और गलती करवाने के लिए वो तत्पर कर सकता है, और वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है कि मैं यहां योग्यता में लिख रहा हूं कि वह कम से कम 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो, लेकिन वो इन बात का प्रयोग न करके इसमें परिवर्तित रूप में दूसरी बात क्या लिख सकता है? दूसरी बात लिख देगा, वह कम से कम 10 वर्षों तक जिला व सत्र न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। तो मेरे को बताइएगा, भले ही राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी लिखूं और भले ही जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों? लेकिन दूसरी योग्यता क्या है? वो ये है कि या, अब ये योग्यता पूरी नहीं थी, दूसरी योग्यता ये भी है कि वह कम से कम, वह कम से कम 10 वर्षों तक, वह कम से कम 10 वर्षों तक क्या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय, भारत के किसी भी न्यायालय में, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। हाँ, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी कि 10 वर्षों तक वकालत का क्या हो? अनुभव हो। तो इन दो में से या तो 10 वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, और या 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है साथियों? ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो यह हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की क्या है दोस्तों? योग्यताएं हैं। ठीक है? अब अन्यों में दो योग्यताएं हैं, या तो इसका पालन करो या इसका पालन करो। दोनों में से एक योग्यता के, ध्यान से सुनना साथियों, दोनों में से एक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। क्लियर? अब सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ा, उस समय अन्यों में 3 योग्यता पढ़ी होगी, एक योग्यता और पढ़ी थी जो मैंने यहां नहीं लिखी, और सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ते समय आपने लेकर राष्ट्रपति की नजर में कानूनों का जानकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट में है साथियों, यहां पर उसका प्रयोग मत कर देना। हाईकोर्ट में कहीं पर भी इस योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट में तो ये योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? तो अब ऐसे व्यक्ति, ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो अब मुद्दा यह है कि ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को बनाया तो जा सकता है, बनाया तो जा सकता है, लेकिन बनाया जाएगा कैसे? यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कैसे किया जाएगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, अभी जानेंगे साथियों। कैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा, मैं नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुन लेना कि नियुक्ति की प्रक्रिया समझने से पहले यहां तक की सारी बातें आप एक एक करके लिख दीजिएगा, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी करेंगे सारी की सारी बातें। हेडिंग लगाइएगा, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय में सबसे पहले लिखो साथियों अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में लिखेगा साथियों, भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होंगे। भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग हाईकोर्ट होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 214 कहता है। अनुच्छेद 214 कहता है। क्लियर? फिर लाइन बदल के लिखो साथियों अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 में लिखेगा, भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है। संघ शासित लिख दो या केंद्र शासित लिख दो, एक ही बात है, ध्यान से सुन लेना। भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेशों के लिए किया जा सकता है, किया जा सकता है। फिर लिखो अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में लिखेगा साथियों, भारत के एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार अन्य राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। एक राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार अन्य राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 231 कहता है। मतलब 231 ये कहता है कि खुद का भाई अलग अलग राज्यों में भी होना जरूरी नहीं है, एक राज्य का विस्तार है जो अन्य राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। एक राज्य का हाईकोर्ट अन्य राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। फिर लिखेगा आप अनुच्छेद 215, सॉरी 215 लिखने से पहले लिखो, ये संयुक्त हाईकोर्ट की बातें लिख दीजिएगा। हाँ लिख दीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है आज की तिथि में। लिख देना साथियों, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। कुल कितने? 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। नेक्स्ट लिखना, वर्तमान में भारत में 7 संयुक्त उच्च न्यायालय ज्वाइंट हाईकोर्ट है। वर्तमान में भारत में कुल 7 संयुक्त उच्च न्यायालय है। ये 25 प्लस 7 नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ये 25 में ही 7 ऐसे जो एक से अधिक के लिए काम करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 7 संयुक्त उच्च न्यायालय जो निम्न है, सातों संयुक्त हाईकोर्ट के नाम लिख दीजिएगा जो निम्न है। नंबर 1 लिखो दोस्तों, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। अब इन तीनों का मुख्यालय लिख दीजिएगा। मुख्यालय लिख देना चंडीगढ़ है, ठीक है। नंबर 2 संयुक्त हाईकोर्ट लिखेगा दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव और दादर नगर हवेली। अब दमन व दीव और दादर नगर हवेली को एक ही लिखना है, साथ में लिख देना, हाँ अलग अलग मत लिख देना। और इन सब का मुख्यालय लिख दो मुंबई में। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुंबई में, मुंबई में। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो नंबर 3, वो लिखो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, है ना। अब इन सब का मुख्यालय लिख दो साथियों, कौन सा?
यहां पर नागालैंड लिख रहा हूं, हाँ, इन सबका मुख्यालय लिख दो साथियों गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पर है? असम में, असम में। नेक्स्ट लिखो अगला, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्यालय लिख दो कोलकाता, मुख्यालय लिख दो कोलकाता। नेक्स्ट लिखो केरल व लक्षद्वीप, केरल व लक्षद्वीप, मुख्यालय लिख दो एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। नेक्स्ट लिखो तमिलनाडु व पुडुचेरी, तमिलनाडु व पुडुचेरी का मुख्यालय लिखो चेन्नई, चेन्नई। और अंत में लिख दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, दोनों का मुख्यालय लिख दो श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है? जॉइंट हाई कोर्ट है आज की तिथि में। फिर लिखो साथियों आप अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215, 215 में लिखेगा उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय। अब अभिलेख का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाएगा और सभी अधीनस्थ न्यायालय जो हाईकोर्ट के हैं वो सारे इस निर्णय की पालना करेंगे, है ना। और अगर नहीं की तो हाईकोर्ट उनको न्यायिक अवमानना के तहत क्या करेगा? दंडित करेगा, वो अभिलेख का। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 216, 216। अब 216 में लिखेगा राष्ट्रपति भारत में हाईकोर्ट का गठन कर सकता है, अर्थात हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है। राष्ट्रपति भारत में हाईकोर्ट का गठन कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात अनुच्छेद 216 की लिख देना साथियों, वो क्या लिखोगे? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। लिखना दोस्तों, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार, वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा, वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। क्लियर? फिर लिखो आप अनुच्छेद 217 साथियों, अनुच्छेद 217 में लिखो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब योग्यताएं कौन कौन सी है? नंबर 1 लिखो साथियों, नंबर 1 लिखो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 लिखो वह कम से कम 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो, राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो, कम से कम 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी रह चुका हो। फिर या करके लिखो साथियों, फिर अगली बात भी या करके लिखना, हाँ, या करके अगली योग्यता लिखना, वह कम से कम 10 वर्षों तक
न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, मतलब वकालत कर चुका हो भारत के किसी भी न्यायालय में, 10 वर्षों तक वकालत का क्या हो, अनुभव। तो ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या किया जा सकता है साथियों, हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कैसे किया जाएगा। तो अब हम जो साथियों पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया। हाँ, नियुक्ति होती कैसे, सबसे पहली बात तो सुन लेना साथियों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो सबसे पहली बात तो याद रखना अनुच्छेद 217 में। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल कौन से में, 217, अनुच्छेद 217 में। अब 217 में नियुक्ति का प्रोसेस है, लेकिन नियुक्ति वास्तव में होती कैसी है, जरा ध्यान से सुन लेना। आप नियुक्ति होती कैसे, जरा ध्यान से सुनना। उसमें सबसे पहली बात तो सुन लीजिएगा साथियों, पहले समझ लेना, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। पहले वो है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, साथियों क्या लिख रहा हूं, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या प्रत्येक हाईकोर्ट में, प्रत्येक अपने हाईकोर्ट में, ध्यान रखना अलग अलग, प्रत्येक हाईकोर्ट में कॉलेजियम का गठन कर रखा है। कॉलेजियम का गठन किया गया है। कॉलेजियम का गठन कर रखा है, प्रत्येक हाईकोर्ट में कॉलेजियम का गठन कर रखा है। इसका मतलब सीधा सीधा समझना है कि प्रत्येक हाईकोर्ट में अपना न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बन रखा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ी थी, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर हो रही है, बिल्कुल यस, है ना। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट में प्रत्येक में कॉलेजियम अलग है। अब हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम है साथियों, उस कॉलेजियम में कौन होता है, उस कॉलेजियम में ध्यान से सुन लेना, होता कौन कौन है। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि इस कॉलेजियम में कौन होगा, तो इस कॉलेजियम में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, 2। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। इन 3 लोगों से मिलकर क्या बनता है, ये हाईकोर्ट का कॉलेजियम बनता है। अब आप कहोगे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते कौन कौन है साथियों, तो जरा ध्यान से सुन लेना। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा। और दूसरा कितने मेंबर है, 2 सदस्य, तो 2 सदस्य कौन है साथियों, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। इनसे मिलकर क्या बनेगा, ये कॉलेजियम, और इस कॉलेजियम की सिफारिश पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। लेकिन ये कॉलेजियम भी थोड़ा सा याद रख लेना साथियों, एक तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम गठित हुआ उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये तो पता चल गया। अध्यक्ष कौन होता है, संबंधित हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। सदस्य कौन होते हैं, 2 संबंधित हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इनसे मिलकर यह कॉलेजियम बनता है, और इस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नहीं करेगा। ये कॉलेजियम, ध्यान से सुन लेना साथियों, अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, पूरी नियुक्ति का प्रोसेस आपको बता देता हूं। ये कॉलेजियम, आगे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। ये कॉलेजियम, ये कौन सा कॉलेजियम, हाईकोर्ट वाला, ये कॉलेजियम न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश, न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश, नियुक्ति की सिफारिश किसको करेगा,
राष्ट्रपति को नहीं करेगा, केंद्र के कॉलेजियम को करेगा। केंद्र के कॉलेजियम को करेगा। हाँ ठीक है। अब केंद्र का कॉलेजियम कौन सा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य होते हैं, उनको करेगा। और आगे अब लिख रहा हूं कि उस कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र का कॉलेजियम, ध्यान से सुनना, केंद्र के कॉलेजियम की सिफारिश पर लिख देता हूं आपके सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट लिखूं या केंद्र लिखा नहीं यहां पर? हाँ केंद्र लिख देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। हाँ केंद्र के कॉलेजियम की सिफारिश पर कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्या करेगा दोस्तों? नियुक्ति करेगा। क्लियर? ये होती है नियुक्ति का प्रोसेस। मतलब सीधा सीधा फंडा है कि प्रत्येक हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपना अपना हाईकोर्ट में अलग अलग कॉलेजियम बना हुआ है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का कॉलेजियम बना हुआ है, जिसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। ठीक है। हाईकोर्ट का कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होगा? हाईकोर्ट के कॉलेजियम का अध्यक्ष हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। 2 सदस्य होंगे हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब वो हाईकोर्ट वाला कॉलेजियम है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा सुप्रीम कोर्ट में बने कॉलेजियम को, यानी कि केंद्र के कॉलेजियम को। और केंद्र के कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन हाँ यह जरूर है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से भी क्या करता है? सलाह जरूर करता है ना। राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है, परामर्श लिया जाता है, यह जरूर है। राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? मैंने क्या लिखा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन हां यह जरूर है कि राज्यपाल से क्या ली जाती है साथियों? सलाह जरूर ली जाती है। तो यह होती है आपके नियुक्ति का प्रोसेस। तो नियुक्ति का प्रोसेस लिख दीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा, वो लिखना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217। अब नियुक्ति में सबसे पहले लिखो, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट में कॉलेजियम का गठन किया गया है। प्रत्येक हाईकोर्ट में कॉलेजियम का गठन किया। कॉलेजियम का मतलब तो समझ रहे हो ना, एक कमेटी, समिति। कॉलेजियम का गठन किया गया है। लिखो जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो लिखो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अध्यक्ष हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और लिखो 2 सदस्य कौन होते हैं? हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। दो सदस्य हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। फिर आगे लिखो ये कॉलेजियम, अब ये कॉलेजियम कौन सा? हाईकोर्ट वाला। हां ये कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश ये कॉलेजियम हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की
नियुक्ति की सिफारिश, नियुक्ति की सिफारिश केंद्र के कॉलेजियम को करेगा। केंद्र का कॉलेजियम मतलब समझ रहे हो ना, जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बना हुआ है, हाँ, केंद्र के कॉलेजियम को करेगा। और आगे लिखना, केंद्र के कॉलेजियम की सिफारिश पर, केंद्र के कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। कोष्टक में लिख देना, राज्यपाल से सलाह जरूर ली जाती है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्लियर? कोष्टक में राज्यपाल की सलाह जरूर लिख देना। तो ये होता है आपके हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। इस तरीके से हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की क्या होती है साथियों? नियुक्ति। तो योग्यता पढ़ ली, नियुक्ति पढ़ ली। अब आप बोलोगे मेरे से कि हटाया कैसे जाता है, तो उसके लिए मैं बोल देता हूं आपके सामने कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय साफ साफ शब्दों में बोला था। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय स्पष्ट शब्दों में बोला था कि जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा, है ना। सेम का सेम प्रोसेस होता है, केवल अलग आर्टिकल था। और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया पढ़ाते समय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को साथ में उल्लेख भी, अनुच्छेद भी वहां पर बता दिया था। अनुच्छेद 217(1) है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का उल्लेख अनुच्छेद 217(1) में। बाकी सेम का सेम प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के काम आएगा, वो का वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है साथियों। और मैंने तो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ साथ उनके उदाहरण भी वहीं बता दिए थे कि भारत में आज तक ऐसे कितने हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, और पूरा प्रोसेस क्या चला, वो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया अगर पढ़ चुके हो, अच्छे से देख चुके हो क्लास उसको, तो यहां पर बताने की मेरे को कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद पहले से अच्छे से जानते होंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। और अगला सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में अगला अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है साथियों, अब महत्वपूर्ण आर्टिकल की मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, वो है अनुच्छेद 219। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 219। सारे आर्टिकल नहीं बता रहा हूं, बस महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने की दृष्टि से उपयोगी आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 219 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। अब आप मेरे से सवाल ये पूछोगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता कौन है साथियों? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 में। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा कौन साथियों? शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा साथियों। अब व्यवहार में क्या होता है, संविधान क्या कहता है, वो भी सुन लेना। पहली बात तो अनुच्छेद 219 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये तो आपने बात सुन ली। लेकिन साथियों व्यवहार में क्या होता है कि संविधान तो कहता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन व्यवहार में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश को तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाएगा और अन्य को कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। क्लियर दोस्तों, यह शपथ का प्रावधान है। फिर अगले आर्टिकल की बात करें, महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 221 है साथियों। कौन सा है? अनुच्छेद 221, है ना। और अनुच्छेद 221 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 221 में। कौन से अनुच्छेद में साथियों? 221 में। अब आप कहते हो चलो ठीक है, 221 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन तो है, लेकिन वेतन होता कितना वो भी तो बता दो। तो साथियों अच्छे से सुन लीजिएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है ना। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, जरा ध्यान से सुन लेना। पहले तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है साथियों? मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 रुपए प्रति माह।
कितना? 2,50,000 रुपए। और पूछ ले अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है साथियों? तो अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है कितना? अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है साथियों कितना? 2,25,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, मुख्य का कितना? 2,50,000 रुपए और अन्य का कितना? 2,25,000 रुपए। यह तो वेतन होता है इनका साथियों, अच्छे से ध्यान रख लेना। लेकिन वेतन मिलता कहां से? यह थोड़ा सा गंभीर है, इसीलिए बहुत अच्छे से यहां पर वापस लिख रहा हूं आपके सामने। वेतन और पेंशन के मामले में इनमें दो फाड़ है देखने को मिलते हैं, वो जरा ध्यान से सुन लेना। वो क्या है, वो नोट लगाकर लिख रहा हूं आपके सामने कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन तो कहां से मिलता है? तो अच्छे से सुन लेना, मैं लिख रहा हूं राज्य की संचित निधि से। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन तो कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। लेकिन पूछ लेना कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से मिलती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से मिलती है? तो याद रखना भारत की संचित निधि से। दोनों ही बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वेतन कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। और पेंशन कहां से मिलती है? भारत की संचित निधि से। तो ऐसा क्यों भाई? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन तो राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से क्यों मिलती है? पेंशन राज्य की संचित निधि से क्यों नहीं मिलती है? तो उसके लिए आप सुन लीजिएगा अगला आर्टिकल, और वो है साथियों अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222। और अनुच्छेद 222 में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्टिकल 222, अनुच्छेद 222 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 222 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। हां, अब मेरे को बताइएगा, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है। अब मान लीजिएगा एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश कुछ समय के लिए राजस्थान में काम करता है, तो वेतन कौन सी सरकार देगी? राजस्थान। फिर उसका स्थानांतरण हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश चला गया, कौन सी सरकार वेतन देगी? उत्तर प्रदेश। उसका स्थानांतरण हुआ, सिक्किम का चीफ जस्टिस बना दिया, वेतन कौन सी सरकार देगी? सिक्किम। और सिक्किम से उसको क्या कर दिया? सेवानिवृत्त हो गया। सिक्किम से क्या हो गया? सेवानिवृत्त हो गया। तब उसको पेंशन कौन दे? बताओ, राजस्थान दें, उत्तर प्रदेश दें, सिक्किम दें? क्योंकि उसने अपने कार्यकाल में तो राजस्थान में भी काम किया, उत्तर प्रदेश में भी काम किया, सिक्किम में भी काम किया। तो इस झगड़े को खत्म करने के चक्कर में उनको पेंशन दी जाती है साथियों, कहां से? भारत की संचित निधि से। तो वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि इसीलिए मिलती है कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है? स्थानांतरण। क्लियर? और फिर एक और आर्टिकल याद रख लेना साथियों, वो है अनुच्छेद 223। और अनुच्छेद 223 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति हाईकोर्ट में क्या कर सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। हाँ, जब मुख्य न्यायाधीश का पद अगर किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में साथियों? अनुच्छेद 223 में है। क्लियर? और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और फिर अगला आर्टिकल आपने वैसे तो पढ़ ही रखा होगा, अनुच्छेद 226। और अनुच्छेद 226 अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आपने मौलिक अधिकार पढ़ते समय पढ़ रखा होगा। अनुच्छेद 226 ने आपने कहां पढ़ रखा होगा? मौलिक अधिकार पढ़ते समय अनुच्छेद 226 आपने पढ़ा होगा। और अनुच्छेद 226 में क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का
उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट के द्वारा छह प्रकार की रिटें जारी की जाती है। छह प्रकार की रिटें जारी की जाती है। कितने प्रकार की दोस्तों? छह प्रकार की। क्लियर? कितने प्रकार की रिटें जारी होती है? छह प्रकार की। कौन कौन सी? आपने मौलिक अधिकार पढ़ते समय रिटों के बहुत अच्छे से प्रकार पढ़ रखे होंगे। पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे? है ना। पहली रिट पढ़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट उत्प्रेषण, तीसरी रिट प्रतिषेध, चौथी परमादेश, पांचवी अधिकार प्रचार, और एकमात्र ऐसी रिट जो केवल हाईकोर्ट जारी करता है, इंजंक्शन। क्योंकि पांच प्रकार की तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही कॉमन जारी करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट छह प्रकार की करता है। वो कौन सी होती है? इंजंक्शन रिट होती है। क्लियर दोस्तों? ये कुछ और आर्टिकल महत्वपूर्ण याद रखना आप हाईकोर्ट में। ठीक है, तो लिख दीजिएगा हाईकोर्ट के कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल। लिखो फिर। नियुक्ति की प्रक्रिया आपने लिख के दी थी, अनुच्छेद 219 लिखो आप सीधा। अनुच्छेद 219 में लिख दो, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन दिलाता है? तो लाइन बदल के लिखो, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। क्लियर? फिर लिखो अनुच्छेद 221। में लिखेगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। पेंशन का उल्लेख लिखो। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन लिख दो 2,50,000 रुपए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। अन्यों का लिख दो 2,25,000 रुपए। ठीक है, वेतन लिख दिया। अब मिलता कहां से वो भी लिख दीजिएगा साथियों। लिखो, वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, और पेंशन लिख दो भारत की संचित निधि से। वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। क्लियर दोस्तों? चलो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। लिखो अनुच्छेद 222, आर्टिकल 222। अनुच्छेद 222। अब अनुच्छेद 222 में क्या है? लिखेगा, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। फिर लिखो अनुच्छेद 223। में लिखेगा, राष्ट्रपति हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। फिर लिखो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में लिखेगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 6 प्रकार की रिटें जारी करता है हाईकोर्ट। ठीक है, ये बातें आप अच्छे से हाईकोर्ट की याद रख लेना। ठीक है, तो ये तो होते हैं हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सारे अनुच्छेद। ठीक है, हाँ, तो अब एक साथ सारी बातें मैं आपको बता देता हूं हाईकोर्ट के बारे में। कौन कौन सी बातें बता दूं दोस्तों? कि आपसे प्रश्न को ये पूछ ले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु, हाँ ये भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, अधिकतम आयु कितनी होती है। ठीक है, और फिर वेतन। अब वेतन वैसे तो अभी आपने लिख ही दिया, वैसे तो आपने सारी बातें लिखी है, वेतन अन्य और मुख्य दोनों को ही अलग अलग है, दोनों को ही अलग अलग लिख देना। ठीक है, अब बताओ, देखें फटाफट आगे लिखो। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? लिख दो, राज्यपाल। त्याग पत्र किसको? हाँ, राष्ट्रपति को। अधिकतम आयु कितने वर्ष? 62 वर्ष। पहले 60 थी, 60 से 62 हुई और 62 से 65 करना भी प्रस्तावित है 114वें संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है, और मुख्य का वेतन कितना भी आपने लिखा? 2,50,000 रुपए। और अन्य का वेतन कितना? 2,25,000 रुपए। क्लियर दोस्तों? ये सारी बातें एक साथ हाईकोर्ट की ले लो यहां से और ऐसा कैसा छाप दो फटाफट। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, अधिकतम आयु, वेतन। अब वेतन में मुख्य का मतलब मुख्य और अन्य दोनों का अलग अलग है ना, हाँ अलग अलग लिखना आपको। ठीक है दोस्तों, अलग अलग लिखना है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राज्यपाल दिलाता है, त्याग पत्र भी देना हो तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा, अधिकतम आयु 62 वर्ष है, वेतन मुख्य का 2,50,000 है और वेतन अन्यों का 2,25,000 रुपए। क्लियर साथियों? ये सारी बातें आप एक एक करके अच्छे से याद रख लेना। तो ये सारे जितने भी बातें पढ़ी वो तो हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल की बातें थी। अभी तक तो आपने हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है हाईकोर्ट के बारे में, वो सारी बातें आपने पढ़ ली है। ठीक है साथियों, अब अधिकतम आयु 62 वर्ष है ना, तो कोष्टक में लिख देना 114वें संविधान संशोधन विधेयक में, ये बिल है अभी, हाँ 114वें संविधान संशोधन विधेयक में आयु 65 वर्ष करना प्रस्तावित है। पैंसठ वर्ष करने की बात की गई थी 114वें संविधान संशोधन विधेयक में। अभी 65 करना मत, अभी पूछ ले आयु है कितनी, तो आज की तिथि में आपको 62 वर्ष ही याद रखनी है साथियों। आज की तिथि में याद तो आपको 62 ईयर 62 वर्ष याद रखनी है, लेकिन 114वें संविधान संशोधन विधेयक में 65 वर्ष करना प्रस्तावित है। मतलब 114वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, संविधान संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान संशोधन तो आज तक 104 ही हुए, आपको पता ही। और बिल कितने आ चुके हैं? संविधान संशोधन विधेयक 126 आ चुके हैं। तो 114वें बिल में यह कहा था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु भी 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करेंगे अधिकतम, लेकिन अभी हुआ नहीं है संशोधन, कोई दिक्कत नहीं अभी, तो अभी पूछ ले तो है कितनी? 62 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपके हाईकोर्ट के बारे में संवैधानिक प्रावधानों से रिलेटेड थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि संविधान से संबंधित आर्टिकल क्या कहते हैं, कौन से आर्टिकल में हाईकोर्ट के बारे में क्या प्रावधान है, वो तो सारी बातें मैंने संविधान के अनुसार तो सारी बातें एक एक करके आपको बता दी और आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी।
कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होगी। अब हमको राजस्थान के बारे में विशेष संदर्भ में पढ़ना है, क्योंकि कई बार राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगले सेशन में साथियों हम राजस्थान के बारे में, राजस्थान हाईकोर्ट से संदर्भ में बातें जानेंगे और राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में विशेष बातों पर चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो साथियों तैयार रहना अगले सेशन में राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित विशेष बातें जानने के लिए। ओके, थैंक यू।